Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture we are going to discuss in detail about pancreas and its role in digestion. Pancreas is basically an accessory digestive organ जिसने digestion में हेल्प आउट करवानी होती है। इसके अलावा वो ऑर्गन्स जो कि डाइजेशन करवा रहे होते हैं उन्हें कहा जाता है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो हमने बताया पेंक्रियाज एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है जिसने डाइजेशन में हेल्प आउट करनी होती है। इसके अलावा इसका वेट होता है 70 to 80 ग्राम। इट इज़ अ डुअल ऑर्गन हैविंग टू फंक्शंस, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। अब ये डुअल रोल प्ले कर रहा होता है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड्स होते हैं जिन्होंने हार्मोन्स की सेक्रीशन करनी होती है, हार्मोन की प्रोडक्शन करनी होती है और उनको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भेज देना होता है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ने क्या करना होता है, नॉन हार्मोनल सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन करनी होती है, सेक्रीशन करवानी होती है और उनको किसी डक्ट के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेजता है। एंडोक्राइन पार्ट कैरी सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इसमें हमने बताया जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है इसने कौन से सेल्स की प्रोडक्शन करनी है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स की सेक्रीशन होती है जिनको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। It contains 4 types of cells: alpha cells, beta cells, delta cells and F cells। तो इनको बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं अल्फा सेल्स। ये होते हैं 15 to 20% और इससे क्या सेक्रीट करना होता है, ग्लूकागोन। जो ग्लूकागोन हार्मोन है उससे इंक्रीज करना होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमारी बॉडी में। अब जब हम लोगों ने फास्टिंग में होंगे या कुछ खाया पिया नहीं होगा ड्यू टू वर्क बर्डन, तो क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है वो हमारे लीवर में स्टोर हुआ होता है वो ऐसा ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बेसिकली जो अल्फा सेल्स है ना ये स्टिमुलेट करते हैं एक प्रोसेस को, ग्लूकोनियोजेनेसिस को, जिसको हम लोग लीवर में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस बेसिकली होता क्या है कि इसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से ग्लूकोज बनाई जाती है, मतलब कि फैट से, लिपिड से या प्रोटीन्स वगैरह से ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाना। तो अल्फा सेल्स ने क्या करना होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करवाना होता है। जैसे कि जो हमारी लीवर होता है उसमें ग्लाइकोजन स्टोर हुआ होता है, इसलिए उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ हार्मोन नेम एज ग्लूकागोन। ठीक है, अब उसने क्या करना है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाना है और उसे डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेजना है और हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं बीटा सेल्स। ये ऑलमोस्ट 75% प्रेजेंट होते हैं। अब जो बीटा सेल्स हैं इन्होंने किसकी प्रोडक्शन करनी होती है, इंसुलिन हार्मोन की। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है इससे क्या करना होता है, डिक्रीज कर देना होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। जबकि हमने अल्फा सेल का क्या कहा था, उसने इंक्रीज करना है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, लेकिन जो बीटा सेल्स हैं उसने इंसुलिन हार्मोन की सेक्रीशन करवानी है। उस इंसुलिन हार्मोन ने ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देना है। तो बेसिकली जो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स है ना इन्होंने क्या करना होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करके रखना होता है, एक थोड़ा इंक्रीज करे एक डिक्रीज करे, इस तरह जो हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बैलेंस में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं डेल्टा सेल। जो डेल्टा सेल है इसको इसके अलावा क्या कहा जा सकता है, सोमैटोस्टैटिन। इनकी परसेंटेज होती है 4%। जो डेल्टा सेल्स है इन्होंने बेसिकली इनहिबिट करना होता है अल्फा सेल्स को और बीटा सेल्स को। लास्ट हमारे पास आ रहे हैं एफ सेल्स। इसके अलावा इसको पीपी सेल्स भी कहा जा सकता है। पीपी सेल्स मतलब कि पॉलीपेप्टाइड सेल्स और इनकी परसेंटेज होती है 1%। इसका सच तो कोई फंक्शन नहीं है, बस इसने क्या करना होता है, ग्लूकागोन की सेक्रीशन को स्टिमुलेट करना होता है, इंक्रीज करवाना होता है। नेक्स्ट आ गया एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट इज मेड अप ऑफ एसिनाई और एल्वियोलाई। जो बेसिकली एसिनाई होते हैं ना ये हमारे पेंक्रियास में प्रेजेंट होते हैं। डायग्रामेटिकली अगर हम लोग देखें तो इस तरह से फॉर एग्जांपल हमारा पेंक्रियास आ रहा है, ये आ रही है पेंक्रियाटिक डक्ट और यहाँ पे हमारे पास ना इस तरह से फ्लावर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये जो सेल्स हैं इनको कहा जाता है एसिनाई या एल्वियोलाई या एसिनार सेल्स। अब यहाँ पे हमारे पास ना इस तरह से ये हमारे पास आ रहा है एसिनाई। अब इस एसिनाई के सेंटर में हमारे पास ये क्या है, ल्यूमेन। अब ये जो हमारे पास एसिनार सेल्स आ रहे हैं ना इसमें हमारे पास क्या होते हैं, जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स।
और एंजाइमों जिनका से डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सेक्रीशन करनी होती है। नेक्स्ट आ रहा है डक्ट सिस्टम इन पेंक्रियाज। A small duct arise from lumen of each alveoli. Some of the ducts unite to form intralobular duct. अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है पेंक्रियाज। यहाँ हमने बताया यहाँ पे हमारे पास होते हैं एसिनार और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है इसका ल्यूमेन। अब इस ल्यूमेन में से जहाँ भी हमारे पास इस तरह से जो सेल्स आ रहे होंगे ना, उनके हर एक के सेंटर में क्या होगा, ल्यूमेन होगा। इस तरह से जो भी ल्यूमेन्स होंगे ना वो इस तरह कंबाइन होते जाएंगे और आगे कंबाइन होके वो एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसे कहा जाएगा इंट्रा लोब्यूलर डक्ट। All intralobular ducts unite to form main pancreatic duct named as Wirsung duct. अब ये जो इंट्रालोब्यूलर डक्ट है वो आगे जाके फिर एक मेन डक्ट में कन्वर्ट होंगी जिसे कहा जाएगा पेंक्रियाटिक डक्ट। इसके अलावा पेंक्रियाटिक डक्ट को नेम दिया जा सकता है विर्सन डक्ट का। दिस जॉइन कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म स्कैपुला ऑफ वेटर। अब जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लीवर के बारे में, इस तरह से फॉर एग्जांपल ये हमारा लीवर आ रहा है, ठीक है, ये इसकी राइट साइड आ रही है, वो इसकी लेफ्ट साइड आ रही है। यहाँ से हमारे पास हमने कहा था डक्ट निकली होती है, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, जिससे हमने कहा था वो आगे जाकर कंबाइन होती है और क्या बना देती है, एक कॉमन हेपेटिक डक्ट या फिर एक कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहा है पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही है जिसको हमने कहा विर्सन डक्ट। अब इसने जाकर इस कॉमन बाइल डक्ट के साथ कंबाइन होना है और क्या बना देना है, एम्प्यूला ऑफ वेटर। अब ये दोनों आगे किस में ओपन होंगी, ड्यूडिनम में। जो हमारा लीवर है वहां से क्या जाएगा, बाइल जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास थी एक और ऑर्गन जिसे कहा था गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर से भी डक्ट निकलेगी जिसने जाके इसके साथ यूनाइट हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बाइल आएगा, पेंक्रियाज से हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस आएगा जो कहाँ पे हमारे पास जाएगा, ड्यूडिनम में। नेक्स्ट आ रहा है पेंक्रियाटिक जूस। 500 to 800 ml पर डे इसकी सेक्रीशन होती है। इसकी पीएच होती है 8 से 8.3, मतलब इसकी पीएच क्या है, अल्कलाइन। अगर 7 बिलो पीएच हो वो होती है एसिडिक, लेकिन अगर 7 अबव पीएच हो तो वो होती है अल्कलाइन। तो हमारा पेंक्रियाटिक जूस है, इसकी पीएच होती है 8 to 8.3। अगर इसकी एसिडिक पीएच होगी तो इसकी जो अपनी ही वॉल्स हैं ये उसको डैमेज कर सकता है। Contains 99.5% water and 0.5% organic and inorganic substances। अब इसमें 99.5% वाटर होता है और 0.5% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें हमारे पास सोडियम हो सकता है, पोटाशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम और इसके अलावा डिफरेंट एंजाइम्स, लाइपेज और अमाइलेज वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं फंक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। इसमें हमारे पास जो हमारा पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा होता है इसे डिफरेंट डाइजेशन में हेल्प आउट करवानी होती है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में, लिपिड्स में और कार्बोहाइड्रेट्स में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये डिफरेंट एंजाइम्स की पेंक्रियाटिक जूस में सेक्रीशन कर रहा होता है जिससे डिफरेंट डाइजेशन और कन्वर्जेंस में हेल्प आउट करनी होती है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ट्रिप्सिन। ये सबसे पहले रिलीज होता है इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में। अब ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में रिलीज हुआ है, इसने एक्टिव होना है ट्रिप्सिन फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नेम एज इंटेरोकाइनेज या फिर इंटेरोपेप्टाइडेज। अब हमने बताया कि ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रहा है ट्रिप्सिनोजिन, उसने फिर कन्वर्ट होना है ट्रिप्सिन फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नेम एज इंटेरोकाइनेज और इंटेरोपेप्टाइडेज। अब इसकी एक्टिवेशन जो है ना वो कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर इसकी पेंक्रियाज में ही एक्टिवेशन हो जाएगी ना तो ये हमारे पेंक्रियाज को डैमेज कर सकता है। अब इसके पेंक्रियाज में एक्टिवेशन से रोकने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है, एक इनहिबिटर होता है जिसे कहा जाता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर। इस ट्रिप्सिन इनहिबिटर ने
इसकी एक्टिवेशन रोकनी होती है एसिनार्ड सेल्स में और पेंक्रियाटिक डक्ट में या हमारे पेंक्रियाज में। अगर इसकी एक्टिवेशन हो जाएगी तो हमने बताया कि हमारे पेंक्रियाज को डैमेज कर देगा। अब इन केस अगर इसकी ट्रिप्सिन इनहिबिटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है, तो ये पेंक्रियाज में ही एक्टिव हो जाएगा और हमारे पेंक्रियाज को डैमेज कर सकता है। अब बेसिकली ट्रिप्सिन एंजाइम ने क्या करना होता है, इसने डाइजेशन करवानी होती है प्रोटीन की, और इसके अलावा इसने एक्सलरेट करना होता है, इंक्रीज करना होता है ब्लड क्लॉटिंग को। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कीमोट्रिप्सिन। जो कीमोट्रिप्सिन है ये भी इनएक्टिव कीमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है। अब इससे इनएक्टिव कीमोट्रिप्सिनोजन से कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होना होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नेम एज ट्रिप्सिन, और इसका भी सेम ट्रिप्सिन की तरह ही फंक्शन होता है। इसने भी डाइजेशन करवानी होती है प्रोटीन की, लेकिन हमने इस ट्रिप्सिन का बताया था कि इसने ब्लड क्लॉटिंग को एक्सलरेट करना होता है, इंक्रीज करना होता है, लेकिन जो कीमोट्रिप्सिन एंजाइम है ना, इसका एज सच ब्लड क्लॉटिंग पर कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है न्यूक्लियसिस। जो न्यूक्लियसिस होता है, अब इसमें हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियसिस आ रहे होते हैं, एक राइबोन्यूक्लियसिस और एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियसिस। जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियसिस है ना, उसने डीएनए की डाइजेशन करवानी होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की, जबकि हमने जो दूसरा एंजाइम बताया वो हमने बताया राइबोन्यूक्लियसिस, उसने डाइजेशन करवानी होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड की। तो हमने बताया जो न्यूक्लियसिस है इसने किसकी डाइजेशन करवानी होगी, हमारे आरएनए की और डीएनए की, किसकी फॉर्म में, मोनो। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इलास्टेज। जो इलास्टेज है ना, ये भी इनएक्टिव प्रो इलास्टेज की फॉर्म में रिलीज होता है। इस इनएक्टिव प्रो इलास्टेज ने कन्वर्ट होना होता है इलास्टेज एंजाइम में विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, और जो इलास्टेज है इसने किस चीज की डाइजेशन करवानी होती है, इलास्टिक फाइबर की। लास्ट में हमारे पास आ रहा है कोलेजिनेज। जो कोलेजिनेज है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में ही रिलीज होता है, इनएक्टिव प्रो कोलेजन की फॉर्म में, ठीक है। इस इनएक्टिव कोलेजन में कन्वर्ट होना होता है कोलेजिनेज एंजाइम में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नेम एज ट्रिप्सिन, और कोलेजिनेज ने किस चीज की डाइजेशन करवानी होती है, कोलेजन फाइबर्स की। तो इन सब की एक्टिवेशन हम लोगों ने बताया। जो ट्रिप्सिन है सिर्फ इसे ही एक्टिवेशन होती है इंटेरोकाइनेज या इंटेरोपेप्टाइडेज की हेल्प से, जबकि जो बाकी सारी है उसका हमने बताया किसके थ्रू होती है, ट्रिप्सिन के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, जिसमें हमारे पास डिफरेंट लिपोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिसने ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट कर देना होता है फैटी एसिड्स में। लास्ट में हमारे पास आ रही है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास एक एंजाइम होता है पैंक्रियाटिक जूस में, जिसका नेम है अमाइलेज। इस पैंक्रियाटिक अमाइलेज ने क्या करना होता है, स्टार्च को कन्वर्ट करना होता है, स्टार्च की डाइजेशन करवानी होती है किसमें, माल्टोस या डेक्स्ट्रीन की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पेंक्रियाटिक एक्सोक्राइन फंक्शन टेस्ट। अब इसमें हमने पेंक्रियास की एक्सोक्राइन एक्टिविटी देखने के लिए डिफरेंट टेस्ट करवाने हैं, जैसे कि अमाइलेज टेस्ट, लाइपेज टेस्ट और स्टूल टेस्ट। अमाइलेज टेस्ट में देखेंगे कि अमाइलेज की प्रॉपर डाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही। लाइपेज टेस्ट से पता चलेगा जो लिपिड्स हैं उनकी प्रॉपर डाइजेशन हो रही है या नहीं। इसके अलावा स्टूल टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा अगर पेंक्रियाटिक जूस का टेस्ट करवाना हो तो उसको किस तरह से हमारी बॉडी से एस्पायरेट किया जाता है, बेसिकली ना एक मल्टी ल्यूमेन ट्यूब होती है, उसको हमारे माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। तब तक इंसर्ट किया जाता है जब तक वो एम्प्यूला वेटर तक ना पहुंच जाए। एम्प्यूला वेटर बेसिकली हमारे पेंक्रियास की डक्ट के पास होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो ट्यूब है वो एम्प्यूला वेटर तक पहुंची है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा माउथ है और ये हमारे पास है एम्प्यूला वेटर, ठीक है। अब हम लोगों ने मल्टी ल्यूमेन ट्यूब को इसमें इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये है मल्टी ल्यूमेन ट्यूब, तो हम लोग इसको इंसर्ट कर रहे हैं। अब ये कहाँ तक पहुँच गई है, एम्प्यूला वेटर तक। हमें कैसे पता चलेगा, ये जो हमारे पास मल्टी ल्यूमेन ट्यूब होती है ना, इसकी यहाँ पे हमारे पास मार्किंग हुई होती है। जब ये मार्किंग हमारे माउथ तक पहुँचती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि जो मल्टी ल्यूमेन ट्यूब है वो हमारे एम्प्यूला वेटर तक पहुँच चुकी है। एम्प्यूला वेटर हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, एक दफ़ा उसको हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इस तरह से लीवर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास राइट हेपेटिक डक्ट है और ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, जो आगे कन्वर्ट हो रही है, कंबाइन होकर बना रही है कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक
डक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास है पेंक्रियाज, ठीक है। इस पेंक्रियाज में हमारे पास इस तरह से एसिनार सेल्स होते हैं या फिर इसको एसिनाई भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या निकली है, पेंक्रियाटिक डक्ट। बेसिकली ये हमारे पास जो ल्यूमेन होता है ना हमारे पास, अब इसमें मल्टीपल मिलियंस ऑफ एसिनार सेल्स होते हैं। अब इसके जो हमारे पास ल्यूमेन में से ना डक्ट निकली होती है वो इस तरह से कंबाइन होकर आगे एक सिंगल डक्ट में यूनाइट हो रही होती है जिसे कहा जाता है विर्सम डक्ट। अभी जो विर्सम डक्ट होती है ना उसे जाकर किसके साथ यूनाइट करना होता है, कॉमन बाइल डक्ट के साथ, और यहाँ पे हमारे पास ये बना देती है एम्प्यूला ऑफ वेटर, ठीक है। अब ये जो आगे ये फिर ओपन हो जाती है किसमें, ड्यूडिनम में, यहाँ से बाइल जाता है, यहाँ से पेंक्रियाटिक जूस जाता है। तो हमने क्या कहा, हमने मल्टी ल्यूमेन ट्यूब को इंसर्ट करना है एम्प्यूला ऑफ वेटर तक। अब जो उसकी जो आउट हमने मल्टी ल्यूमेंस मतलब उसमें 3 ल्यूमेंस होते हैं, ठीक है, मल्टी। अब उसका जो आउटर ल्यूमेन होता है ना उसके साथ 2 बैलून्स अटैच हुए होते हैं, ठीक है। अब हम लोग ना एयर इन्फ्लेट करते हैं, उसमें एयर फिल करते हैं। जब बैलून्स इन्फ्लेट होते हैं जो हमारा पेंक्रियाज उसके करीब होता है ना एम्प्यूला ऑफ वेटर के करीब, वो भी इनलार्ज हो जाता है। फिर हम लोग अपने पेंक्रियाज में से पेंक्रियाटिक जूस को एस्पायरेट करते हैं और उसकी टेस्टिंग करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं पेंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पेंक्रियाटाइटिस। अब पेंक्रियाटाइटिस बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एसिनार सेल्स। जैसे कि हमने पेंक्रियाज में बताया ये हमारे पास एसिनाई सेल्स होती हैं या फिर एसिनार सेल्स होते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे कहा जाता है पेंक्रियाटाइटिस। अब जो पेंक्रियाटाइटिस है ना ये 2 तरह से हो सकता है, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस। जो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है ये रैपिडली हमारी बॉडी में डेवलप होता है। किस वजह से हो सकता है, अगर अल्कोहल की बहुत ज़्यादा कंजप्शन की जाएगी तो सबसे ज़्यादा ये इस वजह से हो सकता है, और इसके अलावा ये गॉलस्टोन्स की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस। एक हमने बताया एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है जिसका हमने बताया वो रैपिडली डेवलप होगा, जबकि जो क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस है ना ये स्लोली डेवलप होगा और ये हमारे पेंक्रियाज को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से जो पेंक्रियाटिक फंक्शंस है वो भी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस है वो किस वजह से हो सकता है, अगर हम लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करें उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा इसके हेरिडिटरी कॉज हो सकते हैं, मतलब पेरेंट्स से हमारे में ट्रांसफर हुआ है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा इडियोपैथिक मतलब इसका कोई ऐसा नॉन कॉज नहीं है, मतलब अननोन कॉज है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्टीओटोरिया। जो स्टीओटोरिया बेसिकली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फाउल स्मेलिंग क्ले कलर स्टूल विद द लार्ज अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फैट। मतलब जो हमारा स्टूल है उसका कलर एक तो क्या होगा, क्ले कलर्ड होगा, फाउल स्मेल आ रही होगी, बहुत बुरी स्मेल आ रही होगी उसमें, और उसमें अनडाइजेस्टेड फैट होगी। अब स्टीओटोरिया किसकी वजह से हो सकता है, माल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है, मतलब जो फैट है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हुई। इसके अलावा जो हमारा लाइपेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। अब लाइपेज की डेफिशिएंसी होगी तो जो हमारी लिपिड्स वगैरह हैं, फैटी एसिड्स हैं या ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उनकी डाइजेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड फैट है वो हमारे स्टूल में आ जाएगी। इसके अलावा ये किसकी वजह से हो सकता है, सेलिक डिजीज में भी इसके अलावा स्टीओटोरिया होता है, जिसमें क्या होता है जो हमारे इंटेस्टाइन्स है ना उसमें विलाए होते हैं, उसकी एट्रोफी हो जाती है जिसकी वजह से स्टीओटोरिया हो जाता है सेलिक पेशेंट्स में भी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। Hope so you have understood this lecture. If you have any curious question you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।